को बनाया जा सकता है या नहीं इस पर बहुत बात हो रही है, खासतौर पर जो जजेस के इस्तीफे आए हैं उसके बाद इस मामले पर जो कानूनी असूल है वो क्या कहते हैं और जो है वो क्या इससे को फायदा हो सकता है या नहीं, इस पर बात करने के लिए बैरिस्टर हारिस अजमत इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से जो है वो मजीद बात करते हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब सबसे पहले तो मैं ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ये जो कानूनी प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो उसका बहुत हवाला दिया जा रहा है इस बहस के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इससे सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है इस आईनी अदालत के बनने से? सर पहले तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रिंसिपल नहीं होगा तो कोई भी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती, कोई इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं दे सकती। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद मेरे हिसाब से इस प्रिंसिपल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। जजेस जो 26वीं तरमीम के वक्त या उससे पहले जो इंडिपेंडेंस थी वो आज भी उनके पास इंडिपेंडेंस है। सिर्फ एक फर्क ये पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्कलोड है वो डिवाइड कर दिया है इन टू पार्ट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमे होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे और बाकी सारे एपेलेट मुकदमे जो 90% केसेस होते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, विच इंक्लूड्स मर्डर अपील्स, सिविल अपील्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, चाइल्ड कस्टडी मैटर्स, टैक्स इश्यूज, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। जो एक्चुअली एक आम आदमी को इंपैक्ट करते हैं बाय एंड लार्ज, एवरीथिंग इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं, मोस्टली जजेस वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जजेस थे। तो अगर वही जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडिपेंडेंट फैसला दे रहे थे तो इस तरमीम के बाद भी वो वही इंडिपेंडेंस शो करेंगे। कानून के अंदर इंडिपेंडेंस के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। और ये एक गलत इब्हाम फैलाया जा रहा है कि शायद अब जजेस इंडिपेंडेंट नहीं है, देयर इज एन एग्जीक्यूटिव कैप्चर। ऐसा ना 27वीं तरमीम के अंदर ना ऐसी कोई बात लिखी हुई है ना 26वीं तरमीम में। बल्कि अब जो प्रोसेस है दैट इज मोर ट्रांसपेरेंट। आप अगर अभी भी देखेंगे जो क्राइटेरिया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज बनने का, दैट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया। उसके अंदर एक क्राइटेरिया ये है कि यू हैव टू बी एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और 20 साल की स्टैंडिंग हो। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट का क्राइटेरिया था कि यू हैव टू बी एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद 15 ईयर स्टैंडिंग। तो क्राइटेरिया तो मजीद स्ट्रिंजेंट किया गया। राइट। लेकिन हर साहब ये जो तासुर एक उभर रहा है इस विफाकी आईनी अदालत के बनने से कि अब पाकिस्तान में 2 सुप्रीम कोर्ट्स हो गई हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, पहली बात यह कि अगर ये इंप्रेशन आ भी रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर दो, और दुनिया में बहुत से ममालिक में ऐसे होता है कि देयर आर 2 एपेक्स बॉडीज जो अपना वर्कलोड आपस में शेयर करती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपर्टीज। इससे पहले भी हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट भी थी। तो सिर्फ जो 2 अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स द सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाज ओवरबर्डन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो नंबर में तो कम थे लेकिन टाइम सुप्रीम कोर्ट का 90% कंज्यूम कर लेते थे, जिसकी वजह से जो आम आदमी का मुकदमा था, जो लाहौर से, कराची से, बलोचिस्तान से, केपीके से, आप एक सिंपल एग्जांपल लें, एक हियरिंग के लिए अगर किसी वकील को लाहौर से जाना पड़ता है क्लाइंट के एक्सपेंस पे तो 50,000 रुपए के एक्सपेंस आते हैं और इमेजिन करें उसका केस एडजर्न हो जाए। तो आम आदमी के लिए तो जस्टिस हैज बिकम रियली एक्सपेंसिव। इस प्रोसेस के बाद जस्टिस विल इंशाल्लाह बिकम इनएक्सपेंसिव। अब जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि ये एक नया सिस्टम अभी आया नहीं, अभी कोई फैसले किए नहीं गए। पुराना सिस्टम बुरी तरह फेल हो चुका था तो नए सिस्टम को चांस तो देना चाहिए। लेट्स अज्यूम कि हम वापस पुराने सिस्टम पे चले जाते हैं। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है जो ये आपको आके कह देता है कि जी आई वाज रियली हैप्पी विद द एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, मुझे यहाँ पे इंसाफ मिल रहा था, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट हो रहे थे, यहाँ पे आम आदमी के जान और माल का तहफ्फुज हो रहा था। अगर वो सिस्टम उस तरह डिलीवर नहीं कर सक रहा था और नया सिस्टम लाया गया तो इसको वी मस्ट एनकरेज इट और मजीद रिफॉर्म्स आने चाहिए। इसी तरह की लेकिन में लास्टली जो जजेस की ट्रांसफर वाला मामला है उससे ये लग रहा है कि ये जो एक बैलेंस था जुडिशरी और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के दरमियान, वो अब पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया है, ज्यादा टिल्ट कर गया है। देयर आर two different questions in your proposition. एक बात सर ये है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर
पहले कानून ये था कि अगर आपने ट्रांसफर एक जज को करना है तो उसका कंसेंट कंपलसरी था। The only thing that has happened is कि अगर आपने एक जज साहब को from one जी। province to another province करना है तो the consent factor has been taken away। लेकिन अगले safeguards क्या ऐड किए गए हैं वो भी समझने बड़े जरूरी हैं। एक कंप्लीट जुडिशियल कमीशन बैठेगी जिसके अंदर मेजॉरिटी जजेस की हाँ। होगी। अच्छा। उसके बाद जब ये ट्रांसफर का केस आएगा ठीक है। 2 जजेस और ऐड किए जाएंगे। एक वो चीफ जस्टिस जिसके जी। सूबे में ट्रांसफर किया जा रहा है, एक वो चीफ जस्टिस जिसके सूबे से जज ले जाया जा रहा है। और ये एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड ट्रांसफर है, हर केस अच्छा। में नहीं होगी। ये भी तब होगी फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, आप टैक्स पेयर के पैसों से पैसा ले रहे हैं। अगर सब जजेस इंक्लूडिंग योर चीफ जस्टिस ऑफ दैट प्रोविंस समझता है और कि जी आप बेहतर सर्व कर सकते हैं या आपकी एक्सपर्टीज बेहतर इस्तेमाल की जा सकती है। लेट्स से लाहौर के जज को समझा जाता है सिंध के अंदर फॉर 6 मंथ्स, एक टैक्स जी। एक्सपर्ट जज है, सिंध के अंदर टैक्स एक्सपर्ट जज नहीं है, ये कम है। 6 मंथ्स के लिए अगर आपको भेज दिया जाता है विद द कंसेंट हाँ। ऑफ द बॉडी विच कंप्राइजेस मेजॉरिटी ऑफ जजेस इंक्लूडिंग 2 न्यू जजेस विच विल बी एडेड विच विल बी द रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस। अच्छा। तो इसमें कोई इबाम नहीं है, ठीक है। सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है। ये भी एक अच्छा। बात फैलाई जा रही है कि जी इससे भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो जाएगी। आप देखें हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, एवरीबडी गेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट इवन दीज सेफगार्ड्स बीइंग देयर। तो इससे जज की अच्छा। इंडिपेंडेंस पे तो नहीं फर्क पड़ा। अगर लेट्स से एक लाहौर के जज को आप अच्छा, तो आपको कराची लगता है भेज इससे इंडिपेंडेंस पे जो है वो